मैंने सीखा है, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी हमेशा नीतिगत फैसलों पर अपना निर्णय लिया है। हम लोग कई बार जब एनडीए का हिस्सा भी थे, उस वक्त भी एनडीए की जो नीतियां हम लोग को नहीं उचित लगती थी या राष्ट्र या देश हित में नहीं लगती थी, उनका विरोध किया। मैंने डिमोनेटाइजेशन का मैंने विरोध किया, भूमि अधिग्रहण बिल का मैंने विरोध किया, किसान कानून का मैंने विरोध किया था, क्योंकि मुझे मेरी पार्टी को नहीं लगा था कि ये राष्ट्र हित के में लिए गए ये फैसले हैं। उसी तरीके से ये एक ऐसा फैसला है जिस तरीके से एनडीए के द्वारा आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर चुना गया, मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर कोई उम्मीदवार और हो सकता था। देश का एक ऐसा वंचित वर्ग, आदिवासी समुदाय, और मैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी की कार्यशैली को जिसने भी देखा है, एज अ गवर्नर, एज अ जनप्रतिनिधि, उनमें वो सामर्थ्य है, उनमें वो क्षमता है, और ये उनकी क्षमता ही है कि देश के सबसे वंचित वर्ग से होने के बावजूद देश के सर्वोच्च पद की दावेदारी के लिए आज उनको चुना गया। तो ये उनके सामर्थ्य, उनकी काबिलियत को दर्शाता है, और यही कारण है ये प्रत्याशी अगर विपक्ष की तरफ से होती तो मैं तब भी इनका समर्थन करता। संजोग है कि एनडीए की तरफ से, इसलिए मैं इनको समर्थन उन्हीं का संरक्षण करते हुए दिखते हैं, तो सवाल तो उठेंगे भाई। लंबे समय से उस पार्टी के वो सदस्य भी रहे। बहरहाल मेरी चिंता यहीं तक नहीं है, मेरी चिंता है कि क्या छोटी मछलियों को फंसाकर बड़े अधिकारियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। क्या इतना बड़ा पेपर लीक का मामला सामने आया, संभव है कि बस छोटे मोटे 2-4 लोग मिलकर उसको कर दें? वो बड़े अधिकारी, वो बड़े राजनेता, उनके नाम कब सामने आएंगे? और बिहार की विडंबना यही रही है कि भैया जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती होती है। सही में जांच की रिपोर्ट सामने आए और उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हो, दोषियों को सज़ा मिले, ऐसा आमतौर पर होता देखा नहीं गया। चिराग पासवान मानते हैं कि सत्ता के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। भाई सत्ता के संरक्षण में बहुत कुछ हो रहा है। बिहार में मुझे बता दीजिए एक अपराधी जिसको सज़ा मिली हो। बड़ी से बड़ी हत्याएं हो गई, बड़े से बड़े अपराध हो गए, लूटमार, डकैती, अपहरण, बलात्कार, हत्याएं सब हो गए। किसी एक घटना, और भाई हम लोग तो हर जगह गए हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे चिराग पासवान स्वयं, हमारी पार्टी के नेता सब लोग नहीं गए। जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए। आप मुझे बताइए किसी एक जहरीली शराब के बड़े गिरोह को पकड़ा गया? उल्टा जो पी के आता उसी के ऊपर केस करके उनको जेलों में भरे हुए हैं लाखों लोग, वो अलग, उनको प्रताड़ित करने के लिए कोई बड़ा गिरोह नहीं पकड़ा गया। जितनी हत्याएं हुई, किसी एक हत्यारे को सज़ा हुई? भाई आप जब तक सज़ा नहीं देंगे, और बिहार में आंकड़े दर्शाते हैं भैया, बाकी राज्यों में चले जाइए 91% तो ये घटनाएं रोज़ निरंतरता में घटती क्यों हैं? अग्निपथ को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं बिहार कि 4 साल के लिए किसी को रोज़गार देना उचित है? 21 साल की उम्र में आप हमारे युवाओं को बुजुर्ग के तौर पर रिटायर कर देंगे, उसके बाद वो अपने भविष्य के लिए कहाँ जाएंगे? और ख़ास तौर पर अगर इस स्कीम को लाना भी था तो ये उचित समय नहीं है भैया। अगर लाना था तो पहले पिछले 3 साल का बैकलॉग आप क्लियर करते। ताज्जुब की बात है कि पिछले 3 सालों में कोरोना महामारी की वजह से भर्तियाँ रुक जाती हैं, पर 10 राज्यों में चुनाव हो जाते हैं। ये अपने में विरोधाभास दिखता है। भर्तियां जो कि सेना की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसको आप 3 साल तक रोक के रखते हैं। वो बच्चे जो 3 साल से रिटर्न, मेडिकल, फिजिकल सब क्लियर करके बैठे हुए हैं, भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको आप नहीं करवाते। तो इसीलिए हम लोग की मांग है कि पहले बैकलॉग आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। 21 साल के बाद एक ठोस नीति बनाने की ज़रूरत थी कि 21 साल के बाद आप इनको पुनर्स्थापित कहाँ करेंगे? भैया भाजपा के कार्यालय में जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए हमारे बच्चे इतनी मेहनत नहीं कर रहे। वो नौकरी लेनी होती तो वैसे जाके ले लेते, तो उनका भविष्य सुनिश्चित हो। और ये 17 से 21 साल की उम्र में जिस तरीके से पढ़ाई का नुकसान होता है भाई, अगर आप इसको 4 साल के इस कोर्स को अगर आप एक डिग्री कोर्स के तौर पर भी अगर आप मान्यता देते कि कम से कम उसके बाद वो हाथ में एक सर्टिफिकेट लेकर आता कि भैया मैं एलिजिबल हुआ हूँ, और उसके आधार पर आगे वो नौकरी के लिए जाता, तो हम लोग फिर भी मानते। पर जिस तरीके से इस योजना को लेकर आया गया है, मैं इसके पूरी तरीके से विरोध में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सरकार पुनर्विचार करे। सरकार डे 1 से पुनर्विचार कर भी रही है। ये अपने में दर्शाता है कि किस तरीके से इस नीति को जल्दबाजी में बनाया गया कि एक के बाद एक संशोधन आपको लाने पड़े, बट अभी भी कई और बड़े संशोधन लाने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ सरकार उस पर पुनर्विचार करे। मैं व्यक्तिगत कारणों में नहीं जाऊंगा कि कब मुख्यमंत्री जी ने मेरे पिता का अपमान किया या कब मेरी पार्टी को तोड़कर, या मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के कद को छोटा करने का उन्होंने प्रयास किया। मैं उन बातों में जा ही नहीं रहा। व्यक्तिगत ये मेरी लड़ाई नहीं है। मेरा ऐतराज़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सिर्फ और सिर्फ बिहार में रुके हुए विकास को लेकर। भाई भारत एक साथ आज़ाद हुआ, तमाम प्रदेश एक साथ आज़ाद हुए, तो क्यों कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने, और क्यों बिहार प्रदेश जो आज भी मूलभूत ज़रूरतों के अभाव से जूझ रहा है?
मुख्यमंत्री जी से जब विकास की बात पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि जाकर अपने बाप दादा से पूछो कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई मेरी उम्र के युवा को नहीं फ़र्क पड़ता 15 साल के पहले का बिहार कैसा था, या जितने खिलाड़ी यहाँ पर हैं 25 साल 20 साल 28 साल 29 साल, इनको नहीं फ़र्क पड़ता कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। आप बताइए कि पिछले 15 सालों में आपने बिहार को क्या किया। 15 साल से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद बिहार से युवाओं का पलायन होता है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, बुजुर्गों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, स्वास्थ्य सेवा के लिए, तो कहीं ना कहीं विफलताएं तो हुई हैं। और ये मेरा प्रदेश ऐसा है जो सुर्खियां बनाता है गलत कारणों से। यहाँ पर पुल हवा में टूट जाते हैं, बांध को चूहे खा जाते हैं। तो जब ऐसी खबरें जब सुर्खियां बनती हैं और अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जिस तरीके से, इन तमाम स्थितियों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की, तो वो नहीं कर पाए। और ये मेरा मेरा आखिरी सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर फिर कहा जा रहा है चिराग